Hello guys, welcome or welcome back to my channel Astha Study Bee. Today we will do BCHET 149. BCHET 149 के important topics discuss करेंगे आज हम. Let's start. ठीक है, तो मैं आपको कुछ important topics discuss करूँगी, समझाऊँगी और वही अगर आप करके जाओगे तो आराम से पास हो सकते हो. उसके अलावा असाइनमेंट कर लेना और थोड़े बहुत बीच के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कर लेना और जो भी आगे मैं वीडियोस या फिर नोट्स डालूंगी वो पढ़ लेना. अभी के लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डोमेन्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो डोमेन्स ऑफ लाइफ याद कर लेना. एक तो ये यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक. ठीक है. देन ऑल्सो कार्ल वूज के बारे में पढ़ लेना. जो हम पढ़ते हैं ना कि कार्ल वूज ने जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. किसने दिया था? कार्ल वूज ने. उसने क्या बोला था यहाँ देखो कि उसने बोला था द ट्री ऑफ लाइफ. उसने क्या दिया था? ये इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं और क्या कहते हैं इसको? 3 डोमेन्स कहते हैं. 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया था इसने. क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या होते हैं. वो होते हैं आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा. ठीक है, तो वो ये रहे. ठीक है, ये होते हैं. तो आप इसका क्या याद कर लो, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये याद कर लो. ये चीज़ें जो आपको बताई हैं और ये पूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी याद कर लो. और ये इसका जो डायग्राम है ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा देती हूँ. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल दिख रहा है बट मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है. ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है ये बता देती हूँ. तो एज द नेम सजेस्ट, प्रोकैरियोटिक मतलब अर्ली. ठीक है, कैरियोटिक, प्रो मीन्स अर्ली एंड कैरियोटिक मीन्स कि जो न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं और प्रो मीन्स कि है नहीं उसके. देखिए यूकैरियोटिक के बारे में बात करें, यू मीन्स ट्रू. ठीक है, एंड कैरियोटिक का मतलब है कि न्यूक्लियस. ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके पास न्यूक्लियस नहीं है या फिर बहुत ही डिस्टिंग्विश बड़ा कम सा न्यूक्लियस है. और जो यूकैरियोटिक है उसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. एंड और बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं. बैक्टीरिया आते हैं, आर्किया आते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो होता है डीएनए होता है वो हमारे पास उसमें नहीं होता तो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है ना, वो वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती. मतलब कि उनके पास जो होती हैं मेम्ब्रेन वाली, नॉन मेम्ब्रेन वाली होती है, मेम्ब्रेन वाली नहीं होती है. ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता. यूकैरियोट्स में जो होता है मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं. ठीक है, दूसरी बात आगे चलते हैं हम नेक्स्ट उस पर. इसके डायग्राम्स याद कर लेना, डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट. जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है तो क्या आ सकता है आपको, देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक. ठीक है, ये आ सकता है. उसका डायग्राम बनाने को बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी हमारे एक बॉटनी या उसके एग्जाम में भी आया था ये. उसके अलावा आगे चलते हैं हम. तो ये रहा यूकैरियोटिक. ये आप यूकैरियोटिक का डायग्राम देख लो. देखो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ. गाइस ये जो भी मटेरियल में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना ये ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है. मैं आपको वहीं से सब कुछ समझाती या पढ़ाती हूँ क्योंकि ये मटेरियल इग्नू ही प्रोवाइड करता है आपको और आपको इसी में से मोस्टली पढ़ना चाहिए. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मेरे जितने भी मार्क्स और जितने भी मेरे फ्रेंड्स के मार्क्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं. सिर्फ ये मटेरियल हम पढ़े थे और हमने कोई भी गाइड बुक या उसको रेफ़र नहीं किया था. हमने मटेरियल पढ़ा था, असाइनमेंट पढ़ा था और बीच के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो किए थे. तो आगे चलते हैं. कंपैरिजन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. देखो इधर कंपैरिजन दे रखा है, ये पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए. ठीक है, और आपको समझा भी देती हूँ. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, प्रोटोजोआ, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स यूकैरियोट्स में.
सेल साइज जो होता है 1 to 10 न्यू का होता है प्रोकैरियोट्स में, देन 10 to 100 न्यू एम का होता है यूकैरियोट्स में। मेटाबॉलिज्म जो होता है एनएरोबिक या फिर एरोबिक होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में एरोबिक होता है। ऑर्गेनेलीज फ्यू या नन होती है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डीएनए विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द डीएनए, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, तो प्रेजेंट होता है इसमें न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में और ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में। देन आगे हम बात कर लेते हैं, वो है न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। सेल डिवीजन एमाइटोसिस मतलब बाइनरी फिजन होती है प्रोकैरियोट्स में, और माइटोसिस या मियोसिस दोनों हो सकती है या एक भी हो सकती है यूकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में और ऑर्गेनाइज भी होती है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट्स में, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, जबकि वेल डिफाइंड साइटोस्केलेटन और प्रोटीन फिलामेंट्स वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। और आप प्लीज़ इन सब का ना डायग्राम भी याद कर लेना, क्योंकि डायग्राम और इसके अलावा ये डिफरेंशिएट ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बहुत बेसिक चीज़ है और वो आपको पूछ सकते हैं, इस पर बहुत स्कोप है क्वेश्चन पूछने का। आगे चलते हैं, जो हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं? और हम सेल मेम्ब्रेन को कह सकते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या फिर लिविंग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब कह सकते हैं। अगर आपको नहीं पता था और अब आप जान रहे हो तो ये चीज़ याद रखना। ये आप अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। ये चीज़ बहुत कम लोगों को याद रहती है कि इसको इतने सारे नाम से भी याद रख सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? शेप देती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है एक सेल को, प्रोटेक्ट करती है इसको एनवायरनमेंट से, और ये सेमी परमिएबल होती है। मतलब सेमी परमिएबल का मतलब कि कुछ कुछ ही चीज़ें आने देती हैं और जाने देती हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, इसका जो अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, और वो मेजरली किसकी बनी होती है? सेलुलोज के। लेकिन फंजाई के अंदर सेल वॉल जो होती है वो मेड अप ऑफ होती है काइटिन के। देन आगे चलते हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड इन मैनी केसेस 2 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं और लिंक्ड होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स को, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कुछ मॉडल के बारे में जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मेजर पार्ट बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। मतलब सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है यार, क्योंकि जो लिपिड होती है, लिपिड बायलेयर होती है एक, ऐसे लिपिड बायलेयर ना ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये देखो, ये टेल्स हैं, ये जो ये आपको दिख रही है ना, ये सारी टेल्स हैं और ये इसकी हेड है, ठीक है। तो ये जो टेल्स है ना, ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डर, और हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब वाटर से डरती है, इसलिए अंदर अंदर को है। देखो अंदर अंदर को है ना, शील्डेड है। किससे शील्डेड है? ये जो इनके हेड से है ना, ये हेड से शील्डेड है, क्योंकि हेड बाहर की तरफ को है, पर इसीलिए तो हेड क्या हो गए? हाइड्रोफिलिक हो गए, मतलब पानी से प्यार। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, पानी से प्यार, ठीक है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। तो मैं अगर बोलती हूँ कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की बात करते हैं तो ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में, ठीक है। डिस्क्राइब्स सेल मेम्ब्रेन एज लिपिड बायलेयर, 2 मॉडल्स, थिक लेयर कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड्स। एम्फीपैथिक मतलब कि इसके अंदर हाइड्रोफिलिक भी हैं और हाइड्रोफोबिक भी हैं। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड मतलब घुसे हुए से होते हैं, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ, आप देख लो, नीचे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का। आप ये मॉडल अच्छे से पढ़ के जाना, आपको याद रखना है कि मॉडल के बारे में क्या है, डेफिनेशन याद कर जाना मॉडल की। उसके अलावा जो इसका जो जिन्होंने दिया था वो उनका नाम याद करो, सिंगर एंड निकोलसन। किस ईयर में दिया था? 1972 में दिया था, ठीक है। उसके अलावा जो लिपिड बायलेयर बनती है, देखो जो ये है, ये याद रखना। ये भला आपको याद ना हो, पर ये वाले जो 2 डायग्राम है ना छोटे छोटे से, ये देखो, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, ये याद रख के जाना कि ये आपको बनाने को बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है।
उसके अलावा न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस भी पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये भी एक सेल ऑर्गेनेली टाइप है, तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ के चला जाना। उसके अंदर कैसे कैसे हिस्टोन्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये सब पढ़ के चला जाना। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ के चला जाना। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमारे पिछले एग्जाम में भी आई थी कि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं। न्यूक्लियस होता है सेंटर होता है आपका, किसका, आपके सेल का सेंटर होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ जाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकैरियोट सेल्स कंटेन्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन्स। इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ये जो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि चैनल्स और वेसल्स बनाता है विद इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ईआर होता है जो इसको ईआर भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्या बोल सकते हैं, आरईआर एंड एसईआर, दो टाइप्स होती हैं इसकी। आरईआर का मतलब होता है, अभी मैं आपको समझाती हूँ कि आरईआर होता है आपका राइबोसोमल वाला, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आपका एसईआर होता है वो स्मूथ वाला होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये चीज़ याद कर जाना, बहुत ही बेसिक चीज़ है। दूसरी बात, इसका डायग्राम याद रखना, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये याद रख के जाना। दूसरी बात, आगे चलते हैं हम, ठीक है, और बात करते हैं गोल्गी बॉडीज की। गोल्गी बॉडीज किसने दी थी, कैमिलियो गोर्गी ने दी थी। कैमिलियो गोर्गी है, कार्निलो नहीं है, कैमिलियो है, कैमिलियो गोल्गी ने दिया था, ठीक है। उसने फाउंड की थी, ये उसके नाम पे ही बनी गई थी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज कैरिड आउट दिस प्रोसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेसिफिक एंड डिफरेंट केमिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज ऑन द प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोसाइलाइजेशन, ठीक है। ये हेल्प करता है कि ये पैकेज करके और चीज़ों को भेजने में। गोल्गी अपरेटस ऐसा दिखता है कुछ, इसके एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है, तो आप गोल्गी के बारे में भी पढ़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता देती हूँ इस ब्लॉक में से पढ़ने के लिए, ठीक है। लाइजोसोम के बारे में पढ़ जाना, ठीक है। लाइजोसोम क्या होता है, और लाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एंड ये किस चीज़ में हेल्प करता है ये पढ़ जाना। उसके अलावा हम आगे चलते हैं कि पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनकी सिर्फ डेफिनेशन भी कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन दे रखी है, ये आप पढ़ लेना। उसके अलावा आगे चलते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी हमने डिफरेंशिएट में देखा था कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है अच्छे से, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, पीके प्रोकैरियोट्स नहीं होता, यूकैरियोट्स ईके में होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम कि साइटोस्केलेटन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और साइटोस्केलेटन होता क्या है। द सेल इज एबल टू अचीव दिस टास्क बाय इंटरनल स्कैफोल्डिंग। इंटरनल स्कैफोल्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन जो होते हैं बोन एंड मसल कहलाए जाते हैं किसके, यूकैरियोटिक सेल के। तो अगर वो आपको 1 मार्क में भी पूछ लेना कि बोन या मसल किसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल के, तो उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा बीटा ट्यूबुलेंस होती हैं, ठीक है। फिर सेंट्रियोल्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ, मतलब कैसे कैसे 1 मार्क का आ सकता है, कहाँ कहाँ डेफिनेशन आ सकती है, कहाँ डिफरेंशिएट आ सकता है और कहाँ डायग्राम आ सकता है, तो आप याद रखना और ये चीज़ें कर जाना। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउसेज ऑफ द सेल, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, एटीपी, जीडीपी, एनर्जी करेंसीज, ठीक है। उसके अलावा ये डायग्राम कर जाना इंपॉर्टेंट है, ये तो टीईएम अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से दिखा रखा है इसलिए वो है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कर जाना। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि अभी भी आया था इस एग्ज़ाम में, हमारे बॉटनी के एग्ज़ाम में, तो इसका ये भी कर जाना कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसका ये पूरा डायग्राम कर जाना। उसके अलावा आगे चलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लेना, वैक्यूल्स क्या होते हैं, और वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये भी कर जाना। देन आगे चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम आगे कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स पे।
तो कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स के बारे में, मोनोसेकेराइड्स की डेफिनेशन एक बार देख लो, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं इसकी जैसे एक दो टाइप देख लो कि कैसे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास पॉलीसेकेराइड वगैरह भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे ना आपको ये दे रखा है जैसे कि ये रिएक्शन सा दे रखा है, या ये देखो रिएक्शन है ना एक, ये रिएक्शंस याद कर लेना यार, पता है क्या, क्योंकि ना ये है तो ये केमिस्ट्री का ही जो भी है, ये केमिस्ट्री का है, ये BCHET 149, बट इसके अंदर ना कुछ ऐसे आपको रिएक्शंस दे रखे हैं जो आपसे मिस हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये रिएक्शंस कर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रिडक्शन का रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, इसके बाद आएगा फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स वाला, टॉलिन्स वाला, तो मतलब ये चीज़ें ना आप कर जाना, क्योंकि ये पक्का आएंगे, क्योंकि ये है तो केमिस्ट्री का, इसके अंदर आपको कितना ही बायो दे देंगे, तो ये चीज़ें जो रिएक्शंस हैं ये जरूर कर जाना, ऑर्गेनिक है ये और करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेपर मुश्किल बनाना है तो ऐसे रिएक्शंस जरूर आएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, हाँ ये रिएक्शन देखो एक बारी, ये रिएक्शन दिखा देती हूँ, बाकी तो इजी है, ये वाला देखो एक बारी। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स, ठीक है, डी ग्लूकोज है, हाइड्रोमिथाइल फुरफुरल है, ठीक है, तो हमने H2SO4 डाल के इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर डी राइबोज दिया है हमें, उस H2SO4 डाल के हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद कर लेना। देन नेक्स्ट आते हैं फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन, ये आ सकता है, पता है क्या, ये ना बहुत ईजी और बहुत फेमस रिएक्शन है, तो ये आ सकता है ज़रूर, और ये देखो कितना ईजी है ना, याद रखना। तो आप इसको लिख लिख के याद करो, आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसे टेंशन नहीं लेना कि ऑर्गेनिक है नहीं हो पाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस है देख लो यार, क्यों मतलब मेरे को ये है ना कि मतलब जितने भी जैसे ये 5, 6, 10 जितने भी रिएक्शन है, इसमें से कम ज़्यादातर रिएक्शन आप करके चलो, जो सारे हो जाए तो अच्छी बात है, अगर सारे करने का टाइम नहीं है तो आप कुछ ना कुछ रिएक्शंस कर जाओ, 2-3 रिएक्शंस तो देख ही जाओ, ताकि वहाँ पे मिस ना हो जाए, वरना क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिक में कम मार्क्स ही मिलते हैं फिर। आगे चलते हैं, हम आ गए हम क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। पहले हमने मोनोसेक्राइड पढ़े थे, मोनो मतलब सिंगल, डाइसेक्राइड डाई मीन्स 2 एंड पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। तो अभी हम डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं और पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये सब जैसे, हाँ ये देखो ना, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, उसके अलावा ये जो करेक्ट नेम आपको बताने वाले क्वेश्चंस है, ये ऐसे कुछ कुछ बीच के क्वेश्चंस जरूर करने ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखो आप इतना सारा मटेरियल तो पढ़ नहीं सकते, एक ही हफ्ता बचा होगा एग्जाम को कुछ, तो इतना सारा मटेरियल आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप बीच के क्वेश्चंस कर लेना, कुछ जो मैंने आपको ऑर्गेनिक के रिएक्शंस बताए वो कर लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला किया था वो कर लेना, उसका डिफरेंशिएट याद कर लेना, उनके डायग्राम्स याद कर लेना, सेल ऑर्गेनेलीज याद कर लेना, पता है सारी, क्योंकि वो करना इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक वाला अटेम्प्ट करना। उसके अलावा जितना भी जैसे कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था, ठीक है, वो कर लेना, तो ये सब है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, इस ब्लॉक में और क्या क्या है हम देख लेते हैं। देखो अमाइलोपेक्टिन, ये देखो 6 सब यूनिट्स ऑफ अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ग्लाइकोजन, ठीक है। देन आगे चलते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर लेना जो मैंने आपको बताई, बाकी तो डन है, आई थिंक ये ब्लॉक भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट ब्लॉक की बात हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, इस ब्लॉक में से इतना भी करके जाओ ना काफ़ी है, और मैं यही बोलूँगी स्टार्टिंग की चीज़ें जो हैं वो बहुत इजी हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल टाइप्स और ये सब चीज़ें सेल वाली जो हैं बहुत इजी हैं, प्लीज़ ये कर जाना। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड